नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां कोई नक्शे नहीं थे, कोई लिखावट नहीं थी, मतलब कोई इतिहास की किताबें भी नहीं थी। हम भारतीय उपमहाद्वीप में इंसान की कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जा रहे हैं। एक ऐसा वक्त जब हमारी कहानी सिर्फ पत्थरों पर, हड्डियों पर और गुफाओं की दीवारों पर लिखी जा रही थी। और हमारे पास जो स्रोत है वो एक तरह से इसी कहानी के कुछ विजुअल नोट्स हैं। ये हमें उस धुंधले अतीत को समझने में मदद करेंगे, जैसे कोई कोई पुराने खजाने का नक्शा हो। हाँ, और आज हमारा मकसद एकदम साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पहले इस जमीन पर रहने वाले पहले इंसानों की जिंदगी कैसी थी, वो क्या सोचते थे, कैसे जीते थे और कौन सी खोजों ने उनकी और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए इस टाइम मशीन में बैठते हैं। सबसे पहले अगर हमें इतिहास के इस लंबे सफर को समझना है तो इसे बांटा कैसे जाता है, मतलब इसका ढांचा क्या है? बिल्कुल। भारतीय इतिहास को समझने के लिए इसे मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में देखा जाता है। प्राचीन काल, यानी जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, फिर मध्यकालीन काल यानी मिडीवल हिस्ट्री, और उसके बाद आधुनिक काल यानी मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा। हाँ, तो प्राचीन काल की शुरुआत हम मानते हैं इंसान के पहले कदमों से लेकर आप कह सकते हैं 7वीं सदी तक। मध्यकालीन दौर फिर 7वीं सदी से 1757 तक, और 1757 से आगे का वक्त आधुनिक काल कहलाता है। ठीक है, तो आज हमारी नजर पूरी तरह से प्राचीन काल पर है। पर ये भी कोई छोटा मोटा दौर तो है नहीं, इसमें तो हजारों साल समाये हुए हैं। तो क्या इसे भी समझने के लिए और छोटे हिस्सों में बांटा गया है? हाँ, बिल्कुल। और ये बंटवारा इस आधार पर होता है कि हमारे पास सबूत किस तरह के हैं। अच्छा। तो प्राचीन काल के भी 3 हिस्से हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये वो जमाना है जिसकी हमारे पास कोई लिखावट नहीं है, कोई किताब नहीं, कोई अक्षर नहीं। इसे पाषाण युग या पत्थर का युग भी कहते हैं। मतलब इस दौर के लोग अपनी कहानी लिखकर नहीं छोड़ गए, हमें उनकी छोड़ी हुई चीजों से ही कहानी बनानी पड़ती है, जासूसों की तरह। बिल्कुल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब यहाँ बात मजेदार हो जाती है। इस जमाने की लिखावट मिली तो है, पर उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ओह। हाँ, वो हमारे लिए एक पहेली की तरह है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहरों पर मिली लिपि। और तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड, जब से हमें ऐसी लिखावट मिलने लगती है जिसे हम पढ़ और समझ सकते हैं, जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख। कमाल है। तो प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण युग, वो दौर जहां हमें सिर्फ पत्थर के औजार, जानवरों की हड्डियां और शायद कुछ गुफाओं में बनी तस्वीरें मिलती हैं, कोई लिखावट नहीं। यहीं से आज हम अपनी छानबीन शुरू करने वाले हैं। एकदम सही। और ये पाषाण युग भी आप देखिए, ये एक जैसा नहीं था। इसमें भी इंसान ने धीरे धीरे तरक्की की, इसीलिए इसे भी औजारों की तकनीक और जीने के तरीके में आए बदलावों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। पुरा पाषाण यानी पेलियोलिथिक, फिर मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक, और नव पाषाण यानी न्योलिथिक काल। चलिए, तो सबसे पुराने कमरे से शुरू करते हैं, पुरा पाषाण काल। इन नोट्स को देखकर एक बात साफ होती है कि इस दौर में इंसान शिकारी और संग्राहक थे, मतलब हंटर्स एंड गैदरर्स। उनकी जिंदगी एक लंबी, कभी ना खत्म होने वाली यात्रा जैसी थी, बस खाने की तलाश में। हाँ, वो प्रकृति के साथ एक तरह का नाच कर रहे थे। जहाँ मौसम अच्छा होता, जहाँ शिकार मिलता, वो वहीं चले जाते। उनका कोई स्थायी घर नहीं था, पूरी धरती ही उनका घर थी। लेकिन इसी लंबे दौर में 2 ऐसी खोजें हुई जिन्होंने इंसान और प्रकृति के इस रिश्ते की पूरी कहानी बदल दी। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, पहली तो आग ही होगी। बिल्कुल, आग की खोज। माना जाता है कि होमो इरेक्टस ने आग पर काबू पाना सीखा। और ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये क्रांति थी। जरा सोचिए, अंधेरी रात में रोशनी, जंगली जानवरों से सुरक्षा, कड़ाके की ठंड में गर्माहट, और सबसे बड़ी बात, पकावा खाना। पकावा खाना, इससे तो पोषण का पूरा खेल ही बदल गया होगा, है ना? खाना पचाना आसान हो गया, जिससे शायद हमारे दिमाग को विकसित होने के लिए ज्यादा ऊर्जा मिली। मतलब आग ने सिर्फ हमें बचाया नहीं, हमें बेहतर भी बनाया। सही कहा। आग के चारों ओर बैठकर शायद पहले समुदाय बने, कहानियां कही गईं, रिश्ते मजबूत हुए। वो सिर्फ एक तकनीक नहीं, एक सामाजिक साधन भी बन गई थी। और दूसरी बड़ी खोज औजारों से जुड़ी है। यहाँ एक नाम बहुत अहमियत रखता है,
रॉबर्ट ब्रूस फुटे। हाँ, इनका जिक्र है इन नोट्स में। इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक भी कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1863 में उन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम में एक पत्थर की हाथ कुल्हाड़ी खोजी। ये भारत में मिला पहला पुरापाषाण कालीन औजार था। इस एक खोज ने साबित कर दिया कि भारत में इंसानी कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी दुनिया के किसी और हिस्से में। इसने भारत को दुनिया के प्रागैतिहासिक नक्शे पर ला खड़ा किया। और अगर हम इन नोट्स में दिए गए नक्शे को देखें तो ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ एक ही जगह पर थे। कश्मीर की लिद्दर घाटी से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं तक और पश्चिम में सोहन घाटी से लेकर मध्य भारत में भीमबेटका तक, हर जगह इनके होने के निशान हैं। भीमबेटका तो खास तौर पर एक अद्भुत जगह है। मध्य प्रदेश में मौजूद ये गुफाएं हजारों सालों तक इंसानों का घर रही हैं। वहां की चट्टानों पर बने चित्र उस दौर के लोगों की जिंदगी की एक खिड़की की तरह हैं। वो क्या शिकार करते थे, कैसे नाचते गाते थे, सब कुछ उन दीवारों पर दर्ज है। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के इंसान के पास आग थी, बेहतर औजार थे, लेकिन उनकी जिंदगी अब भी पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थी। मालिक तो प्रकृति ही थी। हजारों साल तक यही चलता रहा। इस ढर्रे को तोड़ने वाली अगली बड़ी चीज क्या थी? वो अगला बड़ा बदलाव ही मध्य पाषाण काल की कहानी है। इस दौर में भी इंसान शिकारी ही था, लेकिन अब उसके सोचने का तरीका बदल रहा था। उसने प्रकृति पर सिर्फ निर्भर रहना नहीं, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इसकी शुरुआत हुई एक क्रांतिकारी कदम से, जानवरों को पालतू बनाने से। ये तो बहुत बड़ी बात है। शिकारी का शिकार अब उसका साथी बन रहा था। नोट्स में कुत्ते, भेड़ और बकरियों का जिक्र है। ये एक जबरदस्त मानसिक बदलाव रहा होगा। जिस जानवर को आप कल तक मारकर खा रहे थे, आज आप उसे पाल रहे हैं। तैसे हुई एक ऐसा साथी जो शिकार में मदद करे, खतरे से आगाह करे। फिर भेड़ बकरियां आईं, जिनसे दूध, ऊन और जरूरत पड़ने पर मांस भी मिल सकता था। यस, ये भविष्य में आने वाली कृषि क्रांति की जमीन तैयार कर रहा था। इंसान अब खाने के स्रोत को अपने साथ लेकर चल सकता था। अच्छा, तो अब इंसान थोड़ा कम घुमंतू हो गया होगा, एक जगह पर ज्यादा समय तक टिकने लगा होगा। हाँ, कुछ हद तक। और इसके सबूत हमें पूरे देश में मिलते हैं। राजस्थान के बागोर से लेकर गुजरात के लंघनाच तक, और उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय से लेकर मध्य प्रदेश में आदमगढ़, और एक बार फिर भीमबेटका तक। भीमबेटका फिर से, मतलब पुरापाषाण काल के लोग भी वहां थे और अब मध्य पाषाण काल के भी। ये जगह जरूर कोई खास रही होगी। शायद पानी की कोई कमी नहीं थी, शिकार आसानी से मिल जाता था, और गुफाएं एक सुरक्षित घर थीं। बिल्कुल, कुछ जगहें समय से परे होती हैं और भीमबेटका उनमें से एक है। अब हम आते हैं पाषाण युग के आखिरी और सबसे तूफानी दौर पर, नवपाषाण काल। नोट्स में इसे सबसे महत्वपूर्ण खोजों का दौर बताया गया है। लेकिन मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है, क्या आग की खोज ज्यादा बड़ी नहीं थी? बिना आग के तो शायद हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं, आग ने हमें बचाया, लेकिन नवपाषाण काल की खोजों ने हमें बचाया और बनाया। हाँ, आग एक रक्षात्मक साधन था, जानवरों से, ठंड से और अंधेरे से बचने के लिए। लेकिन नवपाषाण काल की दो बड़ी खोजों ने हमें पहली बार एक आक्रामक साधन दिया, जिससे हमने प्रकृति को नियंत्रित करना सीखा। और वो दो खोजें थीं कृषि और पहिया। हाँ, कृषि, एग्रीकल्चर। ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। इसका मतलब था कि अब आपको खाने के पीछे भागने की जरूरत नहीं, अब आप खाना उगा सकते थे। ये मानव इतिहास की वो बात थी जिसने पूरी बाजी पलट दी। और इसका असर सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रहा होगा। जैसे ही कृषि आई, मेरा खेत और तुम्हारा खेत का विचार शुरू हुआ होगा। पहली बार शायद इंसानों ने जमीन पर अपना हक जताना शुरू किया होगा। यहीं से संपत्ति की भावना जन्मी होगी। बिल्कुल, और यहीं से समाज का पूरा ढांचा बदलने लगता है। जब आप एक जगह टिक कर खेती करते हैं तो आप गांव बसाते हैं। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा अनाज होता है तो समाज में काम का बंटवारा होता है। कोई अनाज उगाता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई औजार गढ़ता है। ये सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं था, बल्कि एक पूरी नई सामाजिक व्यवस्था की नींव थी। इन नोट्स में एक जगह का खास तौर पर जिक्र है, मेहरगढ़, जो आज के बलूचिस्तान में है। इसे कृषि का सबसे पुराना प्रमाण कहा गया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये क्रांति यहीं से शुरू हुई? हाँ,
मेहरगढ़ दक्षिण एशिया में इस क्रांति का केंद्र माना जाता है। वहां से हमें गेहूं और जौ की खेती के शुरुआती सबूत मिलते हैं और साथ ही स्थायी बस्तियों के भी। ये उस दौर का एक महानगर जैसा रहा होगा। और दूसरी बड़ी खोज थी पहिए की। आज तो हम इसके बिना दुनिया सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस वक्त पहली बार किसी ने गोल पत्थर को लुढ़कते देखकर सोचा होगा, रुको, इससे कुछ हो सकता है। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है। बहुत बड़ा कमाल। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर सबूत बताते हैं कि पहिए का पहला इस्तेमाल गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि कुम्हार के चाक के लिए हुआ था। चाक की मदद से मिट्टी के सुंदर और मजबूत बर्तन बनाना आसान हो गया। अच्छा, तो पहले कला और उपयोगिता, फिर परिवहन। बिल्कुल। तो कृषि से स्थायी जीवन मिला और पहिए से गति और कला। इस दौर के निशान कहाँ-कहाँ मिलते हैं? इस क्रांति की लहर पूरे उपमहाद्वीप में फैली। उत्तर में कश्मीर में बुर्ज़होम और गुफ़कराल जैसी जगह हैं, जहां लोग जमीन में गड्ढे बनाकर घर बनाते थे, शायद ठंड से बचने के लिए। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में हमें दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूतों में से एक मिलता है। चावल मतलब अलग-अलग जगहों पर लोग अपनी जरूरत और मौसम के हिसाब से अलग-अलग फसलें उगा रहे थे। बिल्कुल। पूर्व में बिहार के चिरान से हड्डियों के बने औजार मिले हैं और असम में दाउजिली हादिंग से। दक्षिण भारत में कर्नाटक के हल्लूर और ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु के पय्यमपल्ली जैसे स्थल हैं। ये सभी जगहें हमें एक विकसित ग्रामीण जीवन की तस्वीर दिखाती हैं, जहां लोग खेती कर रहे थे, पशु पाल रहे हैं और सुंदर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें, हमने आग की खोज करने वाले और पत्थर के खुरदुरे औजार बनाने वाले शिकारियों से शुरुआत की, जो पूरी तरह प्रकृति की दया पर थे। फिर हम उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने जानवरों को अपना साथी बनाना सीखा और प्रकृति के साथ साझेदारी की एक नई राह खोली। और आखिर में हम कृषि और पहिए की खोज करने वाले समुदायों तक पहुंचे, जिन्होंने पहली बार प्रकृति को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की, गांव बसाए और उस समाज की नींव रखी जिसमें हम आज रहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी कहानी बिना एक भी शब्द लिखे कही गई है। ये इतिहास पुरातत्वविदों ने पत्थरों, हड्डियों और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों को जोड़-जोड़ कर लिखा है। और इसीलिए पुरातत्व इतना महत्वपूर्ण है। ये पत्थर के औजार और प्राचीन बस्तियों के खंडहर ही उस विशाल युग की एकमात्र किताबें हैं जो हमारे पास हैं। हर खोज एक नया पन्ना जोड़ती है, एक नया अध्याय खोलती है। बिल्कुल। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल। हमने देखा कि भीमबेटका जैसी जगहें पूरा पाषाण और मध्य पाषाण दोनों कालों में इंसानों का घर रहीं। जब इंसान विकास के इतने अलग अलग दौर से गुजरते हुए भी हजारों सालों तक एक ही जगह पर रहना चुनता है, तो ये उस जगह के बारे में क्या बताता है? कुछ जगहों में ऐसा क्या खास होता है कि वो महज एक ठिकाना नहीं, बल्कि सदियों तक मानवता का घर बनी रहती हैं?